3 सेकंड में बता दूंगा। वर्ल्ड में चैलेंज है, वो कौन सा सांप काटा, जहरीला बिना जहरीला। मेरा जो वीडियो देख रहे ये कह रहे हैं कि आप दांत के बाइट के स्टाइल से आप बता दोगे कि कौन सा सांप आज तक कोई आदमी हमको तर्क से हरा नहीं पाया, और मैं बता दिया हूँ कि ये सांप जहरीला काटा बिना जहरीला काटा, और परफेक्ट बताया हूँ आज तक। ऑन कैमरा इतना बड़ा बात? मेरा वीडियो में भी गया है, मेरा वीडियो में बोलता हूँ। कोई व्यक्ति और मेरा जितना मेरा चैनल में भी आदमी देखते हैं, कोई भी आदमी सबको पूछ लीजिए, सब जानता है। वीडियो छोड़ भेजते हैं और दिन भर में मेरे पास 200-300 मार्क आता है, और एक भी वीडियो में आज तक गलत नहीं हुआ। कोई होगा तो ओपन हमको कमेंट कर सकता है, यार वीडियो हमको साउंड रिकॉर्डिंग दिखा सकता है जहाँ हम बापीदा बोले हैं और गलत बताया। आज तक किसी को जो बोल दिया हूँ, जो सांप काटा वही बोल दिया हूँ, परफेक्ट। और ये इंडिया में नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति है कि स्नेक बाइट का मार्क देख के 3 सेकंड में बता सकता है जहरीला काटा कि बिना जहरीला काटा। वो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति बता दे। इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा देश में, जिसको सांपों का देश बोलते थे ब्रिटिश लोग और सपेरों का देश बोलते थे, और इस सपेरों के देश में, और आज जिसको मॉडर्न जमाने में आप सपेरों को एक कैटेगरी में रखिए और स्नेक रेस्क्यूअर को एक कैटेगरी में रखिए, जहाँ पे एक शिक्षा चलता है और एक जगह पे अंधविश्वास चलता है। इसको दादा आप 2024 में जो ये भारत का पहला इकलौता हॉस्पिटल है, सफदर्जंग का युवान हॉस्पिटल नाम है, जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये हमारा मंत्री जी द्वारा उद्घाटन गोमो में ही बनाया आपने? बनाया गया है, अभी जल्दी उद्घाटन हो। इसका एड्रेस क्या है गोमो में? गोमो। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज का जो हमारा संस्करण है बिल्कुल अलग है। आपने इतने लोगों का इंटरव्यू देखा, इतने जगह जगह पे मैं गया, सब जगह पे अलग अलग तरह का एपिसोड है, अलग अलग तरह का संस्करण है। आज मैं आया हूँ झारखंड में। झारखंड में कोडरमा से 121 किलोमीटर आगे गोमो में आया हूँ, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बापीदा स्नैक एक्सपर्ट। ठीक है, ये बापीदा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आपने इनको कई सारे वीडियो में सांप के बारे में बताते हुए देखा होगा, सांप को पकड़ते हुए देखा होगा। अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ जो ओझैती और डॉक्टर के बीच जो तनाव है सांप को लेकर के, सांप दंश को लेकर के, उन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग बात करने आए हैं। कैसे जागरूक करते हैं लोगों को, किस तरीके से लोगों का सेवा भाव से 30 साल से बापीदा लगे हुए हैं। और बापीदा चूंकि परिचय का मोहताज नहीं है, तो आइए सीधे चलते हैं बापीदा के पास। ये इनका मेन डोर है, और हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे ऐसे, और ये बापीदा, यहाँ पे बापीदा का निवास स्थान है। तो आइए हम लोग चलते हैं और उनसे बात करेंगे स्नैक के बारे में। स्नैक काटने पे कैसे लोगों का इलाज करते हैं, स्नैक को कितना प्यार करते हैं, उसको लोग, सांप निकलता है कहीं पे तो उसको मार न दे, कैसे वहाँ से लोगों के बीच से निकाल के उसको जाके पारिस्थितिक तंत्र में, नेचर में जाके छोड़ते हैं। तमाम सारा सवाल है, आइए बापीदा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित है, अंकित मिलिए। और अंकित किधर है बापीदा? ऊपर में बैठे हुए। अंदर बैठे हुए। आइए हम लोग देर न करते हुए मिलते हैं। और देखिए बापीदा के 2 यहाँ पे पेट रखा है उन्होंने। कितना अच्छा लगेगा जब आप इनसे मिलने आओगे। इन्होंने खुद को एकदम नेचर के बीच में रखा है। बोलते हैं ना, सांप को बचाते बचाते, जानवरों से प्यार करते करते उनके दिल में फूल पत्ती और पेड़ पौधा कुछ इस तरीके से वास कर गया है कि अपना घर ही उन्होंने ऐसा जगह पे बना रखा है। कह लीजिए कि आप इस जगह पे जब आते हो तो मंत्रमुग्ध हो जाते हो और आपको कनेक्शन मिलता है नेचर के साथ। तो देखिए कौन बैठे हुए हैं साथ में, जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और बापीदा हमारे बीच। और हमारा सौभाग्य देखिए, पहले तो प्रणाम करता हूँ बापीदा। नहीं, बापीदा कितना दूर से आया, मैं पटना से दानापुर से 400 किलो 500 किलोमीटर सफर करके, और एक दिल में तमन्ना लेके कि बापीदा से मिलूंगा। और मैं ये सोचता था बापीदा कि इतना दूर जा रहा हूँ, इतने बड़े यूट्यूबर हैं और इतने बड़े स्नैक रेस्क्यूअर हैं, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, ईगो होगा, घमंड होगा। लेकिन बापीदा को देखिए कैसे मेरा स्वागत कर रहे हैं। इनको पता चला कि राजीव आ रहा है तो पूरा नाश्ता का टेबल लगाया और इतने प्यार से मिला। और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ बापीदा के बारे में एक बात, कि आप इस दरवाजे पे आओगे तो आप प्रोफेशन के साथ आओ, चाहे फैन बन के आओ, आप किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं लौटते हो। इनका दिल बड़ा है, क्योंकि ये जो पेट लवर हो सकता है ना यार, वो दुनिया में इंसानों से कितना ही प्यार करेगा। आप सोच लीजिए, जो जानवर को इतना मानता हो, जो जानवर को इंसानों के बीच से बचा के निकाल के उसको सुरक्षित नेचर में छोड़ता हो, तो वो इंसान से कितना प्यार करता होगा। चलिए देर न करते हुए बापीदा से बहुत सारा बात करते हैं, बैठते हैं। तो बाप चैनल पे स्वागत करता हूँ आपका। चलिए, आप सभी को और जितने भी आपके दर्शक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर से पूरे बिहार से आए, पूरे बिहार और बिहार पर धरती को नमन करता हूँ भाई। इतना थकान के बाद अगर ऐसा कुछ टेबल पे दिखता है दादा, रिस्पेक्ट, तो मन गदगद हो जाता है। इसके लिए दादा इसके लिए अलग से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो देखिए बापीदा के घर पे आएंगे तो बापीदा कुछ ऐसा स्वागत करते हैं और बापीदा से बात करेंगे। एक प्यारा सा नाश्ता के बाद बापीदा के साथ मैं दोबारा जुड़ा हूँ और सवाल का फेरी शुरू करूँगा। इससे पहले
एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि बापी दा उस शख्सियत का नाम है जिसने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। इस दरवाजे पे कोई मरीज आता है, चाहे किसी भी समाज के तबके से बिलोंग करता हो, बापी दा ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है। जो जिस लायक कंडीशन में रहता है उसको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी अमीर को परेशान करते हैं। एक सद्भावना के भाव रखते हुए सर्पदंश से पीड़ित लोगों की सेवा करते हुए आज 30 से 40 साल निकाल दिया। आइए बखूबी जानते हैं पूरा सवालों के माध्यम से कि बापी दा ने सबसे पहले स्नैक को कब टच किया था। बापी दा ये बताइए कि वो कौन सा समय था, जीवन के किस पड़ाव में, कब होश संभाला, कब सांप से दिल लगी हो गई आपको? एक्चुअली हम छोटे बच्चे थे, लगभग 2.5 साल का उम्र था मेरा। मेरा माताजी जो है, मम्मी है, वो हमारा बागान में कुछ काम कर रहे थे, जैसे कि फूल पौधा या कोई सब्जी उजी, उसी में पानी पटा रहे थे और कुछ काम कर रहे थे। मैं छोटा बच्चा गार्डन में छोड़ दिया, तो उस समय में कुछ सांप उधर से जा रहा था, तो मुझे पता नहीं था। उस समय तो 2.5 साल का बच्चा नादान होता है, तो मुझे क्या पता था ये जहरीला है कि बिना जहरीला, या सांप है, रस्सी है। मैंने उस सांप को जाके हाथ से पकड़ लिया, मेरा माँ की ओर जा रहा था, तो इसको मुझे नहीं पता है कि वो सांप काटेगा क्या करे। मैं पकड़ लिया जैसे हाथ से, तो मेरा हाथ में वो सांप जो है पूरी तरह लेपट गया था। तो मेरा माँ अचानक उनको अपना बेटा होता है वो, नहीं वो बेटा है, तो बार बार हमको मैंने अपना निगरानी में रखे हुए थे। जैसे देखे मेरा हाथ में एक सांप देखे, और जैसे देखे मेरा माँ उसको दौड़ के आके सांप को उठा के फेंक दिया। और इस बात को जो है मैंने चारों तरफ लोगों ने हल्ला कर दिया कि इतना छोटा सा बच्चा अपना माँ को बचाने के लिए सांप को पकड़ लिया, माँ की ओर जा रहा था ये। तो इसको थोड़ा मसाला वाला के पब्लिक बनाया, तो इस बीच धीरे धीरे पब्लिसिटी, देखिए पब्लिसिटी के लिए 2 काम चाहिए, एक थोड़ा सा झूठ अंधविश्वास, वहाँ थोड़ा सा मोटिवेशन हाँ मिला। उसके बाद इस हम जैसे बड़े हुए, तो जहाँ भी जाते आदमी उंगली उठा के देखा, ये देखिए ये छोटा सा बच्चा सांप पकड़ लिया था अपना माँ को बचाने। तो ये धीरे धीरे सांपों के प्रति आपका अट्रैक्शन ट्रैक हो गया। उसके बाद स्कूल में गए, कहीं भी गए, सांप निकलता था तो हम उठा के फेंक देते थे, मना नहीं रहता, और लोग ताली बजाए तो और इसे प्रोत्साहन मिले। तो ये करते करते ऐसा कौन सा समय आ गया कि आपको ऐसा लगा कि मैं स्नैक के बारे में पढ़ूंगा और हाउ टू हैंडल स्नैक, मतलब ये जो विचार था कहाँ लेके गया, सीखने के लिए प्रेरित कहाँ की? देखिए मैं एक्चुअली माँ बाप का इकलौता बेटा, तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा मैंने इतना जहरीला चीज़ से काम करे। तो मुझे पढ़ लिख के मैं इंडियन रेलवे में जॉब हुआ, नौकरी जॉब होने के बाद, ये कब की बात है? ये हो गया 96 में, 96 में मैं इंडियन रेलवे में यहाँ आ गया झारखंड। और झारखंड में आने के बाद यहाँ पर जॉब, अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं गोमो में, यही पोस्टिंग हुई आपको और तब से लेकर अभी तक? पहले मेरा पोस्टिंग यहाँ हुआ, इससे पहले मैं बहुत सारा जॉब किया। लेकिन मेरा माँ बाप का कहना था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करना है। उसके बाद यहाँ जॉब कर रहे थे, तो उस समय में पहले तो हम सांप पकड़ते ही थे। उसके बाद माँ बाप को बोला कि एक लौता बेटा नौकरी करो, ये सब सांप का पीछे मत। कोई भी माँ बाप एकलौता होने की वजह से यही चाहेगा कि बेटा सेटल लाइफ जिए। उसके बाद यहाँ जब आए तो यहाँ गोमो में डेंस एरिया है, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया, और डेंस एरिया थोड़ा पहाड़ी है, सांप उप है। तो यहाँ पर देख रहे लोगों को बहुत ज़्यादा सांप भी निकल रहा और परेशान लोग हैं, हाँ काट भी रहा। तो हम उसको सांप को पकड़ने लगे, और पकड़ते पकड़ते मैं रेस्क्यू टीम बनाया, स्नेक रेस्क्यू टीम। खुद का बनाया? हाँ खुद का रेस्क्यू टीम बनाया, फाउंडर में ही हूँ। 90 मतलब वही 97 2000 में हम बनाया टीम। नाम क्या दिया? स्नेक रेस्क्यू टीम गोमो। तो ये धनबाद से है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा रेस्क्यू टीम में भारत से बहुत सारे जुड़ गए, और मुझे सांप के बारे में बहुत, हम उसके बाद स्टडी करने लगे, किताब भी पढ़ना? बहुत ज़्यादा गूगल से भी, और किताब और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा स्टडी। काहे कि किताबी नॉलेज अलग है और आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज मिलता है वो अलग है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं जब इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद बहुत सारे स्नेक शेवर जो सांप पकड़ने वाले पहले से थे, वो मेरा वीडियो देखे, तो वो लोग भी मेरे तरफ उत्साहित मैंने आकर्षित हुए कि ये बंदे को, ये लोग को, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज। इनिशियल स्टेज में सिर्फ आप ही जैसे 1-2 लोग ऐसे थे जो स्नैक रेस्क्यू करते थे, इतना ज़्यादा भीड़ क्राउड नहीं था? नहीं क्राउड नहीं था। पहले सांप को रेस्क्यू सांप जैसा होता था, अब तो ऐसा हो गया कि मजाक हो गया, मतलब सांप को पकड़ के वीडियो बनाना, उसका पैसा कमाना, और इसको इससे हमको फेमस होना। पहले ये मोटो था कि हमको इंसान को बचाना। हाँ, ये आप धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे हमारे ज़िले में मुबारक अंसारी, हाँ उसके बाद मेरे पूरे रेस्क्यू टीम में, भारत में सबसे बड़ा रेस्क्यू टीम मेरा था, लगभग 70 आदमी मेरे रेस्क्यू टीम में काम करते। क्या बात कर रहे हैं?
तो उसके बाद रेस्क्यू टीम मेरा प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम था, पूरा बहुत दूर नागपुर से लेकर के महाराष्ट्र बहुत दूर दूर तक हम रेस्क्यू करने गए हम लोग। उसके बाद जो है हम इंडियन रेलवे में जॉब भी करते हैं, तो रेलवे का भी क्या पोस्ट है आपकी? मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन हूँ। तो रेलवे में पोस्ट के बाद जो है मैं जो टाइम मिलता था शाम का समय में तो उसके बाद रेल भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि रेलवे भी बोला अभी रेलवे में एक ऐसा शख्स है जो रेल के लिए भी गर्व है, तो लोग भी हमको बहुत सारा प्रोत्साहन किए कि कभी सम्मानित DRM का यहाँ शाम घुस जाए, कहीं पर भी मुख्यमंत्री के यहाँ हम पे आके पकड़े। हम अभी मुख्यमंत्री के यहाँ पकड़े साहब जाके? हाँ हम सांप रेस्क्यू किए, तो बहुत जगह हमारा टीम गया है, रेस्क्यू किया है। तो उसके साथ साथ अभी राजभवन में हम लोग रेस्क्यू करके आए, रांची राजभवन में। और मोदी जी आने का 2 दिन पहले उनका जो टीम होता है, मोदी जी का जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो मेन सुरक्षा टीम, वो लोग आ चुके थे। एसपी जी आके बोल दिए कि यहाँ पर आपको रेस्क्यू पहले कर लेना, कि बहुत बड़ा। हाँ, ये बात याद आ गया मुझे। तो फिर हम लोग जाकर वहाँ रेस्क्यू किए, और उसके बाद मोदी जी आए 2-3 दिन का बाद उनका टीम आया। उसके बाद और वहाँ मधुमक्खी का बड़ा छत था, तो वहाँ एसपी जी का कहना था कि भाई सांप को तो हम लोग चलिए मार देंगे, मैंने देखा है नजर है उससे हट सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा छत है इसको कौन बंदूक चलाएगा, मैंने मधुमक्खी का छत, तो उसको हटाया दिया गया। फिर हमारा टीम जाके काम करने के बाद हम लोग, तो ये सिलसिला चालू है। और हम लोग, मेरा भारत में अभी लगभग 350 से ऊपर स्टूडेंट है मेरा यहाँ पर। हाँ लगभग। अच्छा बबीता, ये बताइए हमको कि ये जब सांप पकड़ने से शुरू हुआ, सांप को लोगों के बीच में से बचा लेना और उनको जाके पारिस्थितिक तंत्र नेचर में उनको वापस रख देना, उसके मतलब अच्छे से रहने के लिए, तो ये सांप पकड़ते इंसानों के प्रति कब रुझान हुआ? ये ऐसा मतलब कि हाँ नहीं, एक सोच कि कोई बचाने वाला नहीं है, या फिर बहुत इक्के दुक्के ही लोग हैं, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, तमाम भारतवर्ष के इतने सारे पेशेंट आपके पास आते हैं। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, हाजीपुर और दानापुर के भी आपके पेशेंट आते हैं आपके पास, तो ये अस्पताल का रूप कब ले लिया धीरे धीरे? यहाँ पर हुआ क्या ना, मेरे रेस्क्यू टीम में ही एक तो यहाँ पर एक लड़की थी हमारा यहाँ गाँव में, जो माँ बाप के एक लौती बेटी थी, 14-15 साल का बाद हुआ था वो बच्ची, उसको कान में सांप काट लिया। उसके बाद उसको गलत ट्रीटमेंट से मौत हो गया, झाड़ फूंक से। उसके बाद से मैं शुरू किया कि मैं एक ऐसा, आपको ये पेन हुआ देख? अब बहुत देखो, हम उनका घर गए थे, उसका घर वाला बुलाए थे और पत्रकार लोग आया हुआ था। और उसके बाद ऐसा बहुत सारा घटना घटा जो हमको देख के दुख लगा कि हम क्यों नहीं एक अवेयरनेस का टीम बनाएं, अवेयरनेस करें, लोगों को सांप पकड़े तो ठीक है, लेकिन सांप को मरने से भी बचाए इंसान को तो बेटर रहेगा। हमारा लक्ष्य था सांप को इंसान और इंसान को सांप से बचाना, दोनों को। तो अभी देखिएगा लगभग जितना स्नेक सवार सब अपना मैंने पोस्ट में ही लिखता है कि अपना ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस में सांप को इंसान, ये लैंग्वेज पहला मेरा है। ये हम ही स्टार्टिंग कहते हैं सांप को इंसान और इंसान को सांप से बचाना, हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब लगभग स्नेक सवारी ये स्लोगन आपका था और ये धीरे धीरे सब लोग यूज करने। हाँ, तो ये शुरू किया। उसके बाद चलिए अच्छी बात है, अब भारत में बहुत सारा स्नेक सवार है, सांप बचा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर स्नेक को रेस्क्यू करते हैं, तो वो स्नेक रेस्क्यूअर बन के नहीं जाते हैं, वो मॉडल और हीरो बन के जाते हैं, बिना स्टिक के हैंडल करते हैं, डायरेक्ट कोबरा के मतलब लिटा के उसका मुंह पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी लाइव वाइट होता है, हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे आप इसको देखते हैं कि एक तरफ से वो ये दिखाते हैं कि मैं स्नैक को बचाता हूँ और इंसानों को स्नैक से बचाता हूँ, और वहीं पे दूसरे किस्म का एक्टिंग चलते रहता है, ऑन रोड 50 लोगों के बीच में मतलब फ्री हैंडलिंग किया जाता है, तो उनको आप यूट्यूबर कहेंगे कि स्नैक रेस्क्यूअर कहेंगे? नहीं, देखिए, स्नैक सवार जो रियल स्नैक सवार होगा वो सोचेगा कि मैं जितना जल्दी सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करूँ और इंसान को भी सुरक्षित रखूँ और सांप को पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ दूँ। हाँ, अगर आपको यहाँ स्टैंडबाजी करना है और सांप को दिखाना है कि इस माहौल को ऐसा क्रिएट करना है कि मैं बहुत हीरो हूँ, बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत बड़ा इसको करके मैंने कोई नहीं कर सकता, और इससे केवल गलत मैसेज ये जाता है कि अगर हम किसी सांप को बहुत इजी हैंडलिंग करता हूँ तो दूसरे जो हमको सीखते हैं, वो जो नौजवान हैं, जो हमें देख के हमको रोल मॉडल मानते, हीरो मानते, वो बोलेगा जे बापिता तो कर रहा, हम क्यों नहीं करें। तो फिर तो वो भी फ्री हैंडलिंग, जिस फ्री हैंडलिंग के कारण भारत में 2 साल में लगभग 70 आदमी का मौत हुआ, 2-4-5 साल है। बड़े बड़े विक्रम मलोट और भी बड़े बड़े स्नेक सवार है, महाराष्ट्र से है, अभी एगो सोनू रेटवार, जो उसको हम 1-2 बार डांटे भी थे कि बाबू ऐसा रेस्क्यू मत करो, लेकिन कुछ दिन पहले मौत हो गया उसको सांप काटने से। और ऐसे मेरे ही टीम में एक लड़का था जो गलत हैंडलिंग के कारण मौत हुआ। उसके बाद से हम लोग जो है
ट्रीटमेंट का हम लोग शुरू किए कि ऐसा ट्रीटमेंट हो कि हम लोग खाली ट्रीटमेंट नहीं, अगर कहीं पर भी कोई पेशेंट का इलाज होता था तो उसको हम लोग सहयोग करते थे, ट्रीटमेंट का जो भी पैसा होता था हम लोग सहयोग करता था और हम लोग बचाते थे। बापीदा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बापीदा जब इनिशियल स्टेज में थे और मतलब जैसे मतलब ग्रोइंग थे, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक स्टेप सांप की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, सांप को बचाना, इंसानों को बचाना, तो बापीदा सहज थे, कम पैसे में इलाज करते थे। लेकिन आजकल बापीदा का भाव बहुत ऊंचा हो गया है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का, मरीजों से बहुत लाखों रुपया लेके इलाज करते हैं। क्या कुछ कहेंगे दादा इस पे? बस बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब हम इलाज करते थे, जब हम लोग उस समय में एक एवीएस का दाम था सिर्फ 300 रुपया। आज एवीएस का एवीएस क्या था दादा? एंटी वेनम, स्नेक एंटी वेनम, आज उसी का दाम है 800 रुपया, 875 रुपया ना, 875 रुपया ये एंटी वेनम है एवीएस? एक इंजेक्शन का। और एक स्नेक बाइट में पेशेंट में लगभग लग जाता है 30-40, ठीक है, पहले 30-40 इंजेक्शन लगाया जाता है? 40, उससे ज़्यादा 50-60-70 भी लग सकता है एक। दूसरी बात है, एक एंटीबायोटिक जो इसमें हाई एंटीबायोटिक यूज होता है, जिसका दाम पहले कोरोना का पहले उसका दाम था 350-400 रुपया, आज 1026 रुपया का। हिसाब कीजिए, पहले था 350 रुपया, आज है एक कोरोना का बाद से इसका रेट पूरा 2-3 गुना हो गया, आज है 1026 रुपया मेरा शेयर का एक इंजेक्शन का दाम। मैंने टोटल दवाई का रेट बढ़ा। दूसरी बात यह है कि हुआ क्या कि पहले हम लोग मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते थे सस्ता में, एकदम फ्री में, और हम लोग यूट्यूब में जो वीडियो बनाते थे तो पेशेंट का वीडियो बनाए, उससे डोनेशन जो आता था उन्हीं के अकाउंट में आता था, उसी पैसा से इलाज होता था। अब हो रहा क्या, बाकायदा आप वीडियो में देते थे, मैंने नोटिस भी किया है कि उन्हीं का अकाउंट नंबर आप देते थे। हाँ, तो अब हुआ कि होने क्या लगा कि पेशेंट का हम लोग वीडियो भी डालते हैं तो पैसा नहीं आता है, डोनेशन नहीं आता। पैसा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कि पहले चैनल में व्यू जाता था, अब चैनल में व्यू नहीं जा रहा। पहले लाखों मिलियन में जाता था, आज 10,000 में नहीं जाता। तो 10,000 नहीं देखेगा आदमी तो वीडियो पैसा नहीं देगा, डोनेशन नहीं आएगा। तो डोनेशन नहीं आएगा तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो फिर मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँगा। मैं एक ही बात बोल देता हूँ, और एक सवाल ये भी है कि घर से कितना कैपिटल लगाएगा, कब तक तो लगाएगा? एक मैं बहुत बड़ा कंपनी नहीं हूँ ना, क्या मैं बहुत बड़ा संस्था नहीं हूँ, मेरे पास खरबों रुपया है, कि अंबानी नहीं हूँ या अडानी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है और पेशेंट आया उसको इलाज कर दिया। यहाँ बड़े बड़े आदमी तो वो अपना फ्री में कुछ नहीं करते हैं, तो मैं तो यहाँ इतना दिन तक फ्री में मुफ्त इलाज किया और जितना हो सकता है, और अभी भी मेडिसिन से इलाज करता हूँ, ओनली फॉर मेडिसिन। और आप स्टाफ और जो भी मतलब जो फैसिलिटी चार्ज होता है, सर्विस चार्ज कुछ नहीं करते? A to Z कुछ नहीं, A to Z कुछ नहीं, सिर्फ दवाई का पैसा लेते हैं? हाँ। और अभी जो मेरा हॉस्पिटल उद्घाटन होने जा रहा जो 2024 में, जो ये भारत का पहला इकलौता हॉस्पिटल है, सफदरजंग का युवान हॉस्पिटल नाम है, जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये हमारा मंत्री जी द्वारा उद्घाटन ये गोमोह में ही बनाया आपने? बनाया गया है, अभी जल्दी उद्घाटन हो। इसका एड्रेस क्या है गोमोह में? गोमो ये खरियो केसलपुर, हाँ, मेन रोड में ही है। और ये हॉस्पिटल आप एक बात बोल रहे हैं कि ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सर्पदंश का? सफदरजंग का पहला हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा पहला हॉस्पिटल, मतलब इतना पूरे इंडिया में। आप ये जो बात बोल रहे हैं कि सर्पदंश का हॉस्पिटल है ही नहीं इंडिया में? सफदरजंग ओनली फॉर स्नेक बाइट नहीं है, नहीं है? नहीं, कहीं नहीं भारत में, और नहीं फॉर सफदरजंग का हॉस्पिटल कहीं नहीं। मतलब स्पेसिफिक रूप से जहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठेंगे जो सिर्फ सांप के ही डॉक्टर कहीं हैं, इलाज होगा, तो वो नहीं है इंडिया में? कहीं नहीं इंडिया। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा देश में, जिसको सांपों का देश बोलते थे ब्रिटिश लोग और सपेरों का देश बोलते थे, और इस सपेरों के देश में, और आज जिसको मॉडर्न जमाने में आप सपेरों को एक कैटेगरी में रखिए और स्नैक रेस्क्यूअर को एक कैटेगरी में रखिए, जहाँ पे एक शिक्षा चलता है और एक जगह पे अंधविश्वास चलता है। इसको दादा आप कैसे हैंडल करते हैं? कभी कभी आपको वीडियो में देखा हूँ मैं, और बहुत सारे लोग देखे हैं कि आप ऑन ड्यूटी हो, ऑन कैमरा जाके किसी सपेरे से बात कर रहे हो। ये लोग क्या करते हैं दादा? ये किस तरीके का रोजी रोटी है? ये लोग सही करते हैं क्या सांपों के साथ? देखिए, सही गलत तो बात का बात, पहले यह बात है, जो स्नेक चार्मर है, सपेरा है, ये हम हिंदुस्तान में चले आ रहा एक सोच लीजिए एक प्रथा है, सनातन में शुरू से प्रथा है, सनातन नहीं प्रथा है। कैसे है कि जैसे जस्ट एग्जांपल, हम लोग आज कुछ दिन पहले हमारा शादी का डोली जाता था, कंधा में जाते थे, एक व्यक्ति को, एक दूल्हा दुल्हन को लेके कंधा से 1 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर लेके जाते थे। तो आज का क्या संभव है एक व्यक्ति बिल्कुल किलोमीटर लेके जा पाएगा? तो ये धीरे धीरे स्टेज, हमारा देश आगे बढ़ा, हम स्टेटस बढ़ा और हमारा गाड़ी घोड़ा बढ़ा, तो ये तो आज उसी तरह स्नेक सवार तो बना। स्नेक सवार अपना सांप पकड़ने, ये इनका थोड़ा स्टाइल अलग है, हुक लेके जाते हैं, सुरक्षित ग्लाव्स लेके पकड़ते हैं। लेकिन जो स्नेक चार्मर थे ना, स्नेक चार्मर, इनका मुख्य काम था सांप पकड़ना नहीं, इनको सांप को चौराहा में खेल दिखा के उससे पैसा कमाना।
उनके उनके काम ही था जिसको बोलता था सपेरा परिवार, जिसको बहुत सारा अलग नाम से जानते हैं, हमको पता नहीं। हाँ, तो बंगाल में जैसे वेद बोलता है, वेद एक जाति है, उस जाति का काम है सांप को पकड़ के उसको खेल दिखाना घर घर में और चौराहे में पैसा लेना, उनका वही था ये। और उससे मजदूरी बेचते थे। तो अंधविश्वास वही से पैदा हुआ। जब सांप के बारे में पहले से अंधविश्वास था, ये सांप है, काटने से झाड़ जड़ी सूंघा के बेचते हैं। तो उन लोग को भी मौका मिला कि हम लोग किसे अंधविश्वास में दो पैसा कमाए। नहीं दादा, तो वो हैंडल एक्चुअली कैसे करते हैं? अपने बॉक्स में से जब निकाल के पब्लिकली वो दिखाते हैं तो उनका मतलब कुछ बताइए। दांत तोड़ते हैं वो? उनका वेनम ग्लैंड तोड़ देते हैं। तो ये इलीगल है ना? इलीगल है। जब हमारा वाइल्ड लाइफ कानून में सांप को पकड़ना ही कानूनी जुर्म है, तो उस समय में दांत उन लोग का जो जिसको वेद होता है, जो सपेरा होता है, उन लोग को काम था। अभी उसको देखिएगा, अभी भी बहुत जगह में आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कीजिएगा ना, वो बोले नहीं नहीं अरे सपेरा ना है, उसका काम है वही है। तो ये मान चुके हैं कि उसका काम है, हाँ, उसी से वही वही उनको करना है। तो लेकिन आप जो वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे इनको मना कर रहा है कि आप दूसरे काम कीजिए। हम लोग भी प्रेरित करते, कोई सपेरा से मिलते उनको कुछ पैसा देते, भाई ये काम छोड़ो, दूसरे काम धंधा करो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपका अगर जो काम कर रहे हैं आपका बाप दादा करते हुआ आया है, आपको भी वही करना जरूरी है? नहीं, आप भी अपना चेंज कर सकते हैं कि हम दूसरे काम करें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दादा, बहुत ज़्यादा बारिश में और गर्मी के दिनों में स्नेक बाइट का केस देखा जाता है, और ऐसे में जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाके ओझा के पास जाते हैं दादा। और आप लोग के इतना प्रचार प्रसार और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद भी अभी भी ये हो रहा है, तो एक बार फिर से क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है लोगों को सबसे पहले समझना है कि सांप और सांप का जहर दोनों क्या है। सांप भारत में ज़्यादा सांप, जितने सांप हैं उसमें से 90% जहरीला नहीं है। 90% सांप जहरीला नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण से दी बता जाए कि आपके गांव में इस महीना में 100 आदमी को सांप काटा, 100 आदमी, आपके गांव में सांप है 300 और उसमें से 100 आदमी को सांप काटा, वो 300 सांप में से सिर्फ 5 सांप जहरीला है। तो आपको ज़्यादातर सांप को लोगों को जो काटा होगा बिना जहरीला काटा होगा। ऐसा थोड़ी है, ये 5 सारे सांप यही लोग मीटिंग करके बोला होगा ये जितना आदमी को हम ही लोग काटेंगे, तुम लोग जितना बिना जहर तुम लोग मत काटना कोई, ऐसा तो नहीं है। तो अगर 300 सांप है तो 300 सांप में 5 जहरीला और 95% बिना जहरीला, तो काटेंगे तो सबका बराबर का अधिकार है काटने का, पैर पड़ेगा, ये डराएगा, सब है। ऐसा थोड़ी है कि बिना काटने वाले ये लोग अपना वहाँ पर भी हम लोग जैसा। तो ओझा के दरवाजा से कौन लोग जिंदा लौटते हैं दादा? वही जो बिना जहरीला जो काटता है, गलतफहमी में जाते हैं। जो बिना जहरीला काटा है, देखो सांप काटा, बिना जहरीला काटा, हाँ, सांप काटा, और आप सांप के नाम से डर चुके पहले ही, हदत से आपका मुंह से क्या करेंगे, नहीं बचेंगे, सांप काटिए। सांप का नाम मात्र ही डर गए। आप उसको घर में, ये पहले से प्रथा आ रहा, उसको ले जाना ओझा का पास सुला देना या मंदिर में, और जो मरीज है उसको भी वही करना नाटक, क्योंकि ये आ रहा प्रथा पहले से कि हमको सांप काटा, हमको ऐसा होगा, हम ऐसा होगा, मर जाएंगे, फिर निकलेगा तुरंत सेकंड में, जो फिल्म में दिखाया गया है, सांप काटा कुछ देर का फिर निकलता मर जाता। ये जो है काल्पनिक स्टोरी है दिखा, लेकिन लोगों को ये समझना है कि आपको जो सांप काटा वो बिना जहरीला है, ठीक है, और वही बच गए तो चमत्कार मारा। अगर ओझा का पास बच गया तो वो झाड़ फूंक करने लगा, और उसके बाद अगर डर के कारण भी थोड़ा मोड़ा उसको बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम आया होगा ना, तो उसको लोग समझ लेते हैं कि ये भी जहरीला सांप के वजह से हो रहा। हो सकता है कि आप जस्ट एग्जांपल बोल दें, आपको रास्ता में चल रहे आपको कोई बोल दिया आपका घर में आपका बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ बापीदा कि अगर कोई कोबरा बाइट करेगा तो उसको ओझा एक्सेप्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर एक मार देगा और नहीं तो कुछ देर के बाद बोल देगा, बहाना करेगा आपको साक्षात काल काटा है। हम तो क्या भगवान में बचा सकता है, हठ में रहेगा तो मार देगा। हाँ, काल काटा है, माने उनको बचने का एक एक्सक्यूज है कि अगर सांप बिना जहरीला काटा, वो फूंक के बचा दिए तो बचा दिए, अगर नहीं बचा पाया तो बोलेगा ये हम नहीं काटे ना सांप काटा है, वो आपको काल काट लिया। काल मतलब क्या होता है? आपका मृत्यु काटा, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो उनका पास एक बहाना भी तो कुछ होना चाहिए, और लोग को भी उसको तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट कर ले, हाँ भाई काल था इसीलिए मर गया। लोग तो पहले ये सोचते थे जहरीला काटा तो हमको मरना है। तो ये चीज़ को सोचिए, जान लीजिए पहले, आपको सांप अगर जहरीला काटा, 3 चीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ काटेंगे यहाँ सूजन होगा, दूसरी बात है फूलेगा, हाँ स्वेलिंग, सूजन होगा, फूलेगा, वहाँ कलर चेंज होगा, 2 दांत का निशान आएगा, उसके साथ पेशेंट को धीरे धीरे
पेट में दर्द, ऐंठन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, सीने में भारी भारी जलन सा हो सकता है, पानी निकलने में, थूक निकलने में दिक्कत हो सकता है, अचानक आँख में मातली, नींद से आ सकता है। ये कुछ असर है। अगर ये कोई असर नहीं हो रहा, आपको कोई जहरीला सांप नहीं काटा। अगर आप सोच रहे हो ओझा का पास जो मरीज इलाज हो रहा, ठीक होकर आ रहा, उसको एक ही सवाल कर दीजिए कि अभी तक का, जब तक तुमको झाड़ फूंक हुआ तब तक तुमको कुछ भी ऐसा सिम्टम हुआ है? अगर बोलेगा नहीं कोई नहीं, तो इसका मतलब